अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर बात होगी उसमें सर फहरिस्त है वज़ीर आज़म का दौरे अमरीका, जहां पर उनकी जो बाइडन से नाश्ते पर मुलाकात हो चुकी है नायब सदर से, और अब अमरीकी सदर से मुलाकात होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे। और उसके बाद फिर हम बल्दियाती इंतखाबात पर भी बात करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात के केस की समाअत के दौरान कोर्ट में क्या हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है। और फिर PCB पर भी बात होगी जिसके बारे में नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि उसके इलेक्शन तो हो नहीं सकते जैसा अदालत ने हुक्म दिया है और हम अपील में जाएंगे। शामी साहब, सबसे पहले तो इस वक्त दौरे अमेरिका और मुलाकात होगी जो बाइडन के साथ उनकी। दौरा अमेरिका तो काफ़ी यानी सरगर्मी है उसमें जी, और वज़ीर आज़म ने जो बाइडन से भी मुलाकात की है नाश्ते पर, लेकिन जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ख़जाना हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं, उन सब से मिले हैं और थिंक टैंक से भी मिले हैं और वहाँ के जो पब्लिक ओपिनियन के नुमाइंदे हैं, बिज़नेस सर्कल के नुमाइंदे हैं, उनसे भी मिले हैं और बहुत एक फ्रैंक डिस्कशंस हुई हैं। और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वाज़े किया है, मुख्तलिफ मामलात के बारे में उनके सवालों के जवाब दिए हैं। और ख़ासतौर पर वो जो पीस इंस्टीट्यूट में जो गुफ्तगू की, सख्त सवाल भी हुए हैं बिल्कुल। और जाहिर है कि लोगों को हक़ है, तजस्सुस है उनके अंदर। डॉक्टर शकील अफरीदी भी ज़ेर बहस आए, आफिया सदीक़ी भी ज़ेर बहस आई। तो वो तमाम मामलात जो पाकिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से और इस खित्ते के हवाले से पैदा हो सकते हैं जहन में, वो सवालात सारे वो लोगों ने उठाए उनके सामने और उनके अच्छी तरह जवाब दिए, इत्मीनान के साथ, तसल्ली बख्श तरीके से। यानी उनके जो जवाबात थे वो कोई अधूरे नहीं थे जी। आपको अच्छे तासुर के साथ उनका कुछ हिस्सा सुनवाते हैं आपको कि वो खुद वज़ीर आज़म, वो तो तकरीर का हिस्सा है, जी, तकरीर का हिस्सा जी, तकरीर का हिस्सा जो है वो ज़रा सुनाइए जी कि क्या कहते हैं हमारे वज़ीर आज़म पीस इंस्टीट्यूट में तकरीर करते हुए। There is, however, the matter of drone strikes, which have deeply disturbed and agitated our people. More recently, our political parties in a national conference had declared that the use of drones is not only a continued violation of our territorial integrity, but also detrimental to our resolve and efforts at eliminating terrorism from our country. I would therefore stress the need for an end to drone attacks. The greatest challenge to Pakistan comes from terrorism and extremism. But Pakistan is neither a source of nor the epicenter of terrorism, as is sometimes alleged. In fact, Pakistan itself has been a major victim of the scourge. Our other important neighbor is India, with which we share a common history as well as common destiny. Our past and our future are intertwined. Pakistan is happy to see the people of India live in peace and security. The people of Pakistan want to resolve all outstanding issues with India through dialogue. जी, सबसे पहला नुक्ता शामी साहब कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक्स बंद करें, हाईलाइट किया उनकी तकरीर है, उन्होंने जिसमें गुफ्तगू की है वही उनकी सारी बातचीत का महवर है। और वही जब सदर ओबामा से उनकी मुलाकात होगी तो जो बुनियादी नुकात होंगे वो यही होंगे। ठीक, अभी कोई एजेंडे की तफसीलियात तो महज जारी नहीं की गई, ये अपना अपना अंदाज़ा है कि क्या गुफ्तगू होगी। लेकिन जाहिर है मसाइल भी जब सामने हैं तो जवाबात भी सामने होंगे और सवालात भी सामने होंगे। तो ये ड्रोन हमले जो हैं उन पर पाकिस्तान का एक अपना मौक़िफ़ है और बड़ी शिद्दत से हमने उसका इज़हार किया है, क्योंकि ड्रोन हमलों में जो लोग निशाने के साथ मौजूद होते हैं या आस पास मौजूद होते हैं वो भी लुक़मा अजल बन जाते हैं। लेकिन शाम साहब, एमनेस्टी की रिपोर्ट तो उन्होंने मुस्तरद कर दी है अमेरिकन से। जाहिर है कोई एमनेस्टी की रिपोर्ट जो है उनके लिए कोई बाइबल तो नहीं है ना कोई हुक्म जारी कर दिया एमनेस्टी ने। एमनेस्टी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ह्यूमन राइट वॉच जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक तहकीक की है और एक उनके जो रिसर्चर हैं उन्होंने उसमें बहुत काम किया है। तो अब देखिए, असल में तो ये ड्रोन अटैक जहाँ होते हैं वहाँ एक्सेस तो होती नहीं है और ये भी मालूम नहीं होता कि कितने लोग मारे गए, कौन कौन मारे गए। बहुत कम लोग ऐसे हैं, एक बरतानिया की और भी तंजीम है जिससे कोई डेटा इकट्ठा किया है, लेकिन अभी तक ड्रोन हमलों में जो मारे जाने वाले लोग हैं उनकी मुकम्मल तफसील जो है वो मुरतब नहीं की जा सकी। ठीक, तो ये अधूरी तफसीलात है। लेकिन बहरहाल जब
जो लोग इसमें निशाना बनाए जाते हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं वो भी लुक़्मा अजल बन जाते हैं। लेकिन एक बात आप मद्देनजर रखें कि जिस तरह स्ट्रिंगर मिसाइल था, उसने अफगान जिहाद के दौरान सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बुनियादी किरदार अदा किया, क्योंकि वो तैयारे उसे मार आते थे। और अफगान तो माशाल्लाह इतने बहादुर हैं कि वो अपने कंधे पे रखकर स्ट्रिंगर मिसाइल और दाग देते थे। और इसी तरीके से ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, ये भी एक बड़ी गेम चेंजर है। देखिए, ये 10,000 फुट की 15,000 फुट की बुलंदी पर जो शख्स बैठा हुआ है कहीं छुप कर, बिल्कुल उस पर अटैक करता है जाके ड्रोन। बिल्कुल। और उसको आप उसका ताकुब नहीं कर सकते पहाड़ों पे चढ़कर। ठीक है। और ये जो ड्रोन है ना जी, इसीलिए जो हमारे शिद्दत पसंद हैं उनको इनसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन शाम साहब, हमारी टेरिटोरियल बस सुन ले, इंटीग्रिटी का भी पहले तो सुन मामला तो है। लेना भाई। जी, उसी के नतीजे में फिर उन्होंने पाकिस्तानियों पर हमले किए हैं ठीक है। और एक जोशे इंतकाम से वो भरे हैं। तो उनका कहना यह है क्योंकि हमें बेगुनाह लोग हमारे भी मारे जा रहे हैं, इसलिए हमारे हमलों से अगर बेगुनाह मारे जाए, ये तो कोई इस मंतक का कोई जवाज ना मजहब में है, ना अखलाक में है, ना कानून में है। ठीक कि अलिफ मर जाए और बे को उसकी जगह मार दिया जाए। तो लेकिन एक जोशे इंतकाम में ये एक आर्गूमेंट दिया जाता है। ठीक। तो हमारी जो इंटेग्रिटी है ना, हमारी सॉवरेनिटी जो है, हमारा यही तो कहना है जी, उससे मुतासर होती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब आपके इलाकों से अफगानिस्तान पर हमारी अफवाज पर हमले होते हैं और यहाँ लोग छुपे हुए हैं अलकायदा के, और वो लोग जो हमारे मुखालिफ हैं वो वहां से हमला करते हैं और फिर यहाँ पनाह ले लेते हैं, तो फिर आप उनको पकड़ें, उनको रोकें, क्योंकि वो भी आपकी सॉवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, किसी एक मुल्क में बैठकर किसी दूसरे मुल्क के आप हमला आवर नहीं हो सकते। आपको ये कोई हक हासिल नहीं है कानूनी तौर पर। इस तरह आप दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी जो है उसको मुतासर कर रहे हैं। तो शामी साहब, इसका मतलब है कि अगर ये आर्गुमेंट दिया जाता है, जब हम आर्गुमेंट देते हैं, हाँ, तो उधर से ये आता है। भी ये आर्गुमेंट तो गोया हमारे पास कोई कंसेशन का रास्ता हमें नजर आ रहा है इस मुलाकात में। नहीं, उसका तरीका यह है कि हम अपनी सरजमीन जो है उस पर कड़ी नजर रखें, ठीक है, और उस पर सरगर्मियों को रोकें ताकि शिकायत पैदा ना हो और अफगानिस्तान की तरफ कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। अगरचे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमें जरा करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, एक बात। और दूसरी, जब ये हो जाए, अब हम कहते हैं कोई अमेरिकी फौजी जो है वो हमारी सरजमीन पर कदम नहीं रख सकता, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। तो अमेरिकी फौजी जो है वो तो कदम रख के करेगा भी क्या। बिल्कुल। लेकिन अब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पर ड्रोन भेज देते हैं। तो बात यह है, अफगानिस्तान में जो मुस्तकबिल के मामलात हैं उनके साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक। शाहबाज साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी ड्रोन अटैक्स के हवाले से और वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका के हवाले से। तो शाम साहब, अभी आप जो कह रहे थे कि 10,000 फीट की बुलंदी पे फिजिकली मुमकिन नहीं है किसी दहशतगर्द का पीछा करना, तो फिर पाकिस्तान कैसे कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए तो पाकिस्तान ये मुतालबा करता रहा है कि ये ड्रोन्स हमें दिए जाएं, हमारे कंट्रोल में हो, हम इनको इस्तेमाल करें। ठीक। जो लोग हमारी सरजमीन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, देखिए अभी ड्रोन हमारे पास हो, तो ये जो बलोचिस्तान में जंगजू हैं जो कभी ट्रेन पर हमला करते हैं, कभी सेक्टेरियन वायलेंस करते हैं, कभी पंजाबियों को मारते हैं, कभी बलोचों को मारते हैं, कितने लोग हैं जो मर चुके हैं वहां। अगर ये ड्रोन हमारे पास हो तो वो उनके बच सकते हैं उनकी? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है ना। तो पाकिस्तान का ये मुतालबा है, रहा है, और अब भी होना चाहिए। वजीर आजम को ये बात उठानी चाहिए कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। ड्रोन जो है उन पर उसका कब्जा होना चाहिए, वो जहां चाहे इसको इस्तेमाल करे। अमेरिका को यह हक नहीं दिया जा सकता। हाँ। तब हम दूसरा आर्गुमेंट भी हमारा है। हम कहते हैं अगर हमारी सरहदों से इस तरफ कोई आदमी उठ के आपके अफगानिस्तान में जाता है तो आप उसको रोक लें अपनी सरहदों पर, ठीक है, आप ना अंदर आने दें। हाँ। तो वो कहते हैं हम कैसे रोक लें,
तो पहले हम कैसे रोक लें? देखे ना, हम पाकिस्तान ने कहा था कि हम बाढ़ लगा देंगे, बिल्कुल, तो बाढ़ लगाने पर भी वो तैयार नहीं हुए, चोर मच गए। तो बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दी जाए, ठीक, इनका जो ऑपरेशन है हमारे पास होना चाहिए, फिर हम जहां मुनासिब समझे कार्रवाई कर दो। कंट्रोल्स हमें देते हैं बस। हाँ, ये एक बात। दूसरी बात ये देखिए, अफगानिस्तान से अमेरिका रुखसत होने वाला है। ठीक है, कई लोग कहते हैं नहीं रुखसत नहीं होगा, चलिए उसकी प्रेजेंस जो है वो बड़ी महदूद रह जाएगी अगर रुखसत नहीं भी होगा। हाँ, उसके फौजी बड़ी तादाद में निकल जाएंगे, उसका असला चला जाएगा, और कहते हैं 35-40 अरब डॉलर का असला है जिसे वापस जाना है, और पाकिस्तान से गुजर के जाना है, फौजियों को पाकिस्तान से गुजर के जाना है। पाकिस्तान की सरजमीन जो है उसकी फजाओं से गुजरना है या उसकी जमीन से गुजरना है। ठीक है। तो अब 2014 के बाद का अफगानिस्तान कैसा होगा? श्याम साहब, लगता यह नहीं है कि जिस तरह पहले अमेरिका बहादुर हमें लीव इन द लर्च करके चले गए थे, इस दफा फिर वही होगा? नहीं नहीं, ये तो सारा असल में हम एक ऐसे मुगालतों में फंस जाते हैं कि अपने आप को धोखा दे रहे होते। अच्छा, जो पहले जहाद था ना सोवियत यूनियन के खिलाफ, पहले तो मैं हमारे जितने दानिश्वर हैं ना, अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत से तो ऐसे हैं जिनको वाकयात का पता ही नहीं है, जिनको पता है बाज ऐसे हैं उनमें बड़े बदनीयत हैं। वो जब भी शोर मचाते हैं वो जहाद अफगानिस्तान के हवाले से वो अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ शोर मचाते हैं, और अमेरिका ने जो उनको सपोर्ट किया उसका हंगामा करते। वो ये नहीं देखते, उनकी आंखें अल्लाह ने अंधी कर दी हैं, उनकी बेनाई छीन ली है, उनकी नीयत की खराबी देखें, बदनीयती की इंतहा देखें। सोवियत फौजें वहां क्या करने आई थी? ठीक, सोवियत फौजों ने वायलेट किया अफगानिस्तान को, उनकी हुकूमत को तहत किया आके, और अपनी कठपुतली हुकूमत कायम की जी। उसके बाद अफगानिस्तान के लोगों का हक था कि वो जहाद करें। लेकिन शम्स साहब, आर्गुमेंट तो ये है कि हमारा हक नहीं था उधर, हमारा हक था उनको उनका सपोर्ट मामला करना। था। हमने जहाद नहीं किया वहां, ठीक है, हमने जहाद नहीं किया, हमने सपोर्ट किया उनको, जहाद उन्होंने किया। जब वो यहां आए मुहाजिर बन के हमारी सरजमीन पर, उनको पनाह दी, उनको हमने वसाइल फराम किए, उनको खाना दिया, उनको दवाई दी, उनको लोगों पूरी दुनिया ने उनको सपोर्ट किया, और कि आप अपनी आजादी की जंग लड़े। ये हमारी तारीख का एक रोशन बाब है, ये पूरी, हम इस पे फख्र करना चाहिए हमें, और जो रोशनी हमारी है वो हमसे छीनी जा रही है। लेकिन इसका तारीख अंजाम जो है वो इंतहा पसंदी, तारीख अंजाम तो फिर दुनिया इंतहा पसंदी, किस चीज का? इंतहा पसंदी कहते हैं कि अमेरिका ने पहले इंतहा पसंदी इस्तेमाल की। सुन लेना सर जी, अमेरिका जो है, जब जनरल जियाउल हक के दौर में अमेरिका ने अफगान जहाद की हमायत में इतना हिस्सा डाला। पहले तो यह फैसला पाकिस्तान ने किया था अफगानों को सपोर्ट करने का, उस वक्त अमेरिका कहीं नहीं था। अच्छा। अमेरिका की सपोर्ट बाद में आई, चीन की सपोर्ट बाद में आई, सऊदी अरब की सपोर्ट बाद में आई। ये इंडिजिनस होममेड डिसीजन, ये बिल्कुल पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हमने अपने अफगान भाइयों का साथ देना है, और हमें उम्मीद थी कि पूरी दुनिया हमारी सपोर्ट पर मजबूर हो जाएगी। ठीक, हमने अजान कही और हमारा ख्याल था पूरी दुनिया नमाज पढ़ने के लिए आएगी, और वो आई। तो इसमें हमारी बसीरत और दूर अंदेशी जो है उसकी दाद दीजिए। जिन लोगों ने ये फैसला किया, जनरल जियाउल हक को दाद दीजिए, और उससे पहले जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को इनको दाद दीजिए, इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए। और उससे पहले आप देखिए अफगानिस्तान में जब अभी ये कशमकश जारी थी, अभी फौज नहीं आई थी जी, तो भुट्टो साहब यहां हुक्मरान थे, और भुट्टो साहब भी अफगान मुजाहिदीन के साथ राब्ते में थे। ठीक, तो बहरहाल सारा फसाद पैदा हुआ है सोवियत फौजों के आने से, ठीक, और उनके खिलाफ जिद्दोजहद की गई, मुजाहिदीन ने उनको निकाल बाहर किया। अमेरिका का और पाकिस्तान का मुआहदा था उस वक्त, कोई अमेरिकी किसी अफगान से, किसी मुजाहिद से बराह रास्त डील नहीं कर सकता था। ठीक, CIA का कोई शख्स इस बात की इजाजत नहीं रख सकता था कि अफगानिस्तान में जाए या सूबा जो खैबर पीके इसमें जाकर अफगान मुजाहिदीन से राब्ता करे। जो पैसा आता था, जो असला आता था, ISI उसको तकसीम करती थी। और अमेरिका का कोई कनेक्शन नहीं था, अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं था, अमेरिका कुछ नहीं जानता था अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है।
अच्छा। तो जब अफगानिस्तान से सोवियत फौजें वापस हुई, अमेरिका एकदम वहां से कट गया, बिल्कुल, क्योंकि अंदर तो था ही नहीं वो। ठीक। और जब चला गया, सोवियत फौजें भी चली गई। उस वक्त कौन रह गया यहां? उस वक्त हम रह गए या अफगान रह गए? तो इस तरह तो शामी साहब फिर जो अमेरिका पे हम इल्जाम लगाते हैं इंतहा पसंदी की सपोर्ट का, उससे भी वो एग्जोनरेट हो जाता है भाई। कौन सी इंतहा पसंदी? ये मुजाहिदीन की वो हो, मुजाहिदीन क्या इंतहा पसंदी कर रहे हैं? वो बात की बात है। देखिए, जब अफगानिस्तान के लोग जो थे, मुजाहिद जो थे, दड़ों में बट गए, आपस में लड़े, और हमारी अपने हम यहां थे, उस वक्त ISI थी और सारे उसके जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान थी, नहीं संभाल सके मामलात को, और अफगान मुजाहिदीन को बार बार इकट्ठा किया, अहमद शाह मसूद को और गुलबदीन हिकमत यार को बार बार इनसे मुआहदे कराए गए, इन्होंने बार बार उनकी खिलाफ वर्जी की, काबे में जाकर हलफ हुए, मुआहदे लिखे गए, फिर लड़ाई हुई। तो जब ये लड़ाई हुई और ये हंगामा हुआ, उससे फिर तालिबान पैदा हुए रद्द अमल। ये नई नस्ल थी वहां की जिसने बगावत कर दी और उनको बेताल्लुक कर दिया। तो बात ये हमें तारीखी तनाजुर में दे, इंतहा पसंदी हमने कौन सी लगा रखी है? कौन सी इंतहा पसंदी पैदा हुई? इंतहा पसंदी तो हमारे अपने मुआशरे में जो फरोग पाया है, वो तो यहाँ उन लोगों ने फरोग दिया। तो शामी साहब, जब अब अमेरिका जाएगा तो फिर वही सूरत हाल एक दूसरे के साथ पैदा हो चुका है और है। अगर अफगान हमारे भाई जो हैं, तालिबान ने, और जो ये यहाँ मौजूदा इस वक्त जो हुकूमत है और जो उनकी फौज खड़ी जा रही है, अगर इन्होंने, और फिर जहाँ नजरन अलायंस जो है, ठीक है ना, शमाली अफगानिस्तान, अगर इन लोगों ने तारीख से सबक ना सीखा और एक दूसरे के गले काटने के दरपे हो गए और फिर वही पुरानी रवायत दोहरा दी, तो फिर ये ऐसा खलफशार पैदा होगा, अफगानिस्तान में भी खून बहेगा और उसके नतीजे में हमारे जो कबायली इलाके हैं वो भी मुतासर होंगे, और वो कबायली इलाकों से जो खून के छींटे उड़ेंगे तो पता नहीं किस किस के पहुंचेंगे और किस किस के दामन को दागदार कर देंगे और किस किस का गला काट देंगे। तो इस तनाजुर में फिर हमारे वजीर आजम क्या अमेरिका को कहेंगे कि रुक के जाओ? नहीं, ये नहीं कह रहे। हाँ, ये कह रहे हैं, ये सारी बातचीत ये हो रही है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, जियो और जीने दो, सारे मिलजुल कर अपना नज्म कायम करें, एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना रोल अदा करें और एक दूसरे के गले ना काटे। अच्छा, ताकि पाकिस्तान, अगर वहां आग लगेगी तो पाकिस्तान में भी गर्मी आएगी। शामी साहब, एक बात कही जा रही है कि शकील आफरीदी का मामला भी डिस्कस होगा, और तो शकील आफरीदी तो बाद में आ गया ना, पहले तो ये मसला तो हम तय कर लें। अच्छा पहली बात यह है, आप इस मसले को समझ लें, ठीक है, कि पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त ये चाह रहे हैं कि यहां अफगानिस्तान के अंदर के अनासर हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और ये पाकिस्तान इसमें ही ताउन कर सकता है, लेकिन और अमेरिका को भी इसमें ताउन करना है, ताकि उसके जाने के बाद वहां वो खराबी पैदा न हो जिसका तसव्वुर सोहाने रूह है। ठीक है, ये एजेंडे का मेजर पॉइंट, ये मेजर पॉइंट है। ठीक, इसी में फिर पाकिस्तान का रोल डिटरमिन होता है। ठीक है, और अगर ना हमें इससे गरज नहीं। देखिए, ये बात लोग कहते हैं जी काबुल में हुकूमत हमारी मर्जी की हुकूमत नहीं है, उनकी मर्जी की हुकूमत होनी चाहिए जो सबको बता, सब जो है कबूल कर ले जिसको। जी, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है उस एजेंडे की, उन नुकात की जो आज डिस्कशन में आएंगे सदर ओबामा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के दरमियान। शाम साहब, शकील आफरीदी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी डिस्कशन का एक पॉइंट होगा। डिस्कशन तो की जा सकती। शकील आफरीदी हमारा शहरी है और हमारी अदालतें उसका मुस्तकबिल का फैसला करने का हक रखती हैं। ठीक है, तो शकील अफरीदी का तो कोई इशू मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, इल्ला ये देखिए, अब अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है, हाँ, अगर उसको अमेरिका ये साबित कर दे कि वो उसकी शहरी है, हाँ, तो फिर मामला मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी शहरी है, हाँ, जो हमारा दावा तो यही है, उनके अज्जा और करबा का कहना भी यही है कि वो पाकिस्तान की शहरी है और अमेरिकी शहरियत उनके पास नहीं थी, तो फिर उनका मामला मुख्तलिफ हो जाता है शकील अफरीदी से।
ठीक। लेकिन अगर वो वहां अमेरिका की शहरी हैं हाँ। और निकले अगर, जिस पर मुझे शुबा है, क्योंकि मैं तो उनकी जो बहन है, उनकी वालदा, उनका दावा, उसमें मुझे शक करने की कोई वजह नजर नहीं आती। ठीक। वो ये कहती हैं, तो फिर दोनों मामला अलग अलग हैं। और अगर कोई कैदियों की यानी तबादला कैदियों का उसका कोई मुआहदा हो जाए तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फायदा हो सकता है। ठीक। और डॉक्टर शकील अफरीदी के बारे में तो हमारे सेक्रेटरी खारजा ने भी कह दिया कि भाई हमारी अदालतें आज़ाद हैं, वो फैसला करती हैं तो उसके मुताबिक चलेंगे। वो भी ये कह सकते हैं कि हमारी अदालतें भी आज़ाद हैं आफिया सिद्दीकी के मामले में, उन्होंने जो फैसला किया हम उसके पाबंद। लेकिन अगर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी शहरी हैं तो फिर ये बात नहीं कही जा सकती कि हमारी अदालतें जो चाहे फैसला कर दें। शामी साहब, मुशर्रफ, एक बात सुन ले, अभी ये नहीं, हमें हशमत हबीब साहब में बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अदलिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल कोर्ट जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें ले जाया जा सकता है ये मामला, ड्रोन का मामला। अच्छा। लेकिन बहरहाल ये तो वो कानूनदान है, उनको ज्यादा समझ होगी। और हामिद मीर साहब ने मुझे मैसेज किया है, हमारे माशाल्लाह माया नाज जो एंकर है, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास दानिश्वर जो है बहुत बदनीयत है। अच्छा। अच्छा शामी साहब, मुशर्रफ की फेट भी डिस्कस होगी? नहीं, मुशर्रफ गुफ्तगू हर चीज पे हो सकती है जिस पे वो चाहे। अच्छा। लेकिन वो भी बात वही है कि वो भी हमारा एक इंटरनल मामला है, हमारी अदालतों के सुपुर्द, और हमारी हुकूमत ने फैसला करना है कि भाई आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है या नहीं होनी, ये हुकूमत ने फैसला करना है। अच्छा। देखिए हक तो देखिए, गैर मुल्की जो हुक्मरान है वो जब भुट्टो साहब को फांसी मिल रही थी उस वक्त भी अपीलें उनकी तरफ से हुई थी। नवाज शरीफ साहब पर जब मुकदमा चला उस वक्त भी उन्होंने अपनी हमारी हुकूमत का दरवाजा खटखटाया था और फिर उनको लेके जाने में कामयाब हो गए थे। अभी उनको हक हासिल है, उनका हक जो है उससे हम इनकार नहीं कर सकते कि वो किसी अपने किसी भी महबूब की खैरियत दरियाफ्त करें। अच्छा, वहां पे क्या दी अपॉइंटमेंट इन पाकिस्तान पे बात होगी? देखिए मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता कि ये बात हो, और सदर ओबामा के लेवल पे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, ये तो कोई तस्वर नहीं हो सकता। जो हमारी फौज है उसका कमांडर इन चीफ है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो हमने मुकर्रर करना है। मैं नहीं समझता कि कोई अमरीकी जो है वो इस तरह की हमाकत कर सकता है। वैसे वो जिसे कहते हैं वाइल रबिंग शोल्डर्स, नहीं थोड़ा बहुत यानी देखिए ऐसा। आप पाकिस्तान के बारे में क्या समझते हैं? वैसे होता और जो चौहद ये बात कर रहे हैं वो अपने वो क्या तस्वर करते हैं? वो पाकिस्तान की फौज जो है उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर होना है 2-3 सीनियर जनरलों में से एक। ठीक है, ये फैसला करना है वजीर आजम पाकिस्तान को। अमेरिका का क्या ताल्लुक है इससे? और इस तरह की मुज़ाकरात में यानी ये मुमकिन है? मैं तो इसका तस्वुर ही नहीं कर सकता। ये तो आप इससे पूछे कि जनाब आप पूछ रहे हैं आपकी बेगम साहबा जो है वो कपड़े कौन से पहनेंगी यहाँ जब हमारे डिनर पे आएंगी, ठीक है? तो आपके बेगम साहबा ने जनाब कौन सा वो मेकअप कैसा किया होगा? इस तरह की बातें जो है मैंने ये इस तरह के स्ट्रक्चर्ड जो डायलॉग्स हैं उनमें नहीं होती। ठीक है, ये इनके और चैनल्स भी होते हैं। तो पाक भारत मामला डिस्कस, पाक भारत मामले यकीनन होंगे, उससे पूरा आमने आलम वाबस्ता। देखिए हमारे बहुत से दोस्तों ने ये इस तरह की बातें की हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला पहले होना चाहिए था, अब जो ऐलान होगा समझा जाएगा। हम क्यों हैं यार? मैंने कोई दूसरी कौम इस तरह नहीं देखी। अपने ही मुंह पर हर वक्त लानत फेरते रहना और अपने आप को ही गाली देते रहना और अपनी शक्ल ही बिगाड़ते रहना, या कोई और काम नहीं रह गया इन लोगों को। ठीक, अरे हमारे कोई जर्नैल हम इंपोर्ट करेंगे? हमारी फौज के 3 जर्नैल है ना जी, तो 3 जर्नैलों में तो अमेरिका की यानी अमेरिका के महबूब पाले हुए हमने यहाँ। हमें को खुदा खौफी करनी चाहिए, अपने ऊपर खुद एतमादी करनी चाहिए, और जब वज़ीर आज़म की मर्जी होगी वो बता देंगे इसमें क्या। अच्छा शामी साहब, आप क्या बात कर रहे थे? आज जब मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के बाद फिर दोनों यानी वज़ीर आज़म और सदर अमेरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आपके ख्याल में ड्रीम अनाउंसमेंट क्या हो सकती है पाकिस्तान की फेवर में? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ड्रोन हमले हैं इनको महदूद किया जा सकता है। इनको उनके एक मुद्दत, इनको देखिए एक ऐसी चीज थोड़ी है कि आपने बंद कर दिए तो फिर दोबारा शुरू नहीं होंगे। अगर देखिए खास हालात हैं, फौजन ने वापस जाना है, असले ने वापस जाना है, उसमें कोई ऐसी कंसेशन पाकिस्तान को दे सकते हैं वो। ठीक है, कोई उसमें देखिए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो तुरंत जवाब दे दे नहीं, हम तो आपके हमारे कान जो है उनमें तो रुई ठुसी हुई है।
तो कुछ ना कुछ तो बातचीत करनी पड़ेगी और आगे मामला बढ़ाना पड़ेगा। और मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो एक बड़ी ऐसी सतह पे होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कोई हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अच्छा। कि कोई कान से पकड़ के हमें ये कर दे। पाकिस्तान माजी में भी आप चले जाएं, देखिए कभी याद रखें इस बात को, पाकिस्तान ने उस वक्त चीन से ताल्लुकात इस्तवार किए जब अमेरिका उसका नाम सुनना नहीं चाहता था। ठीक। और पाकिस्तान ने आज तक कभी इसराइल की हमायत में वोट नहीं दिया, यूएनओ में तमाम तरह अमरीकी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद। और पाकिस्तान ने इराक में फौज नहीं भेजी अमरीकी दबाव के बावजूद। ठीक। पाकिस्तान ने कोरिया में भी फौज नहीं भेजी थी उस वक्त 48, 49 में, 50 में। उन्होंने कहा आप एक डॉक्टरों का वफ्द भेज दें, आप एक नर्सें भेज दें। हमने कहा नहीं, हम नहीं भेजेंगे। तो पाकिस्तान अपनी एक तारीख रखता है, शानदार तारीख रखता है अपनी आजादी की। कुछ ना कुछ कोता अंदेश हुक्मरानों ने कुछ ना कुछ गलतियां और हमाकतें भी की हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तारीख सारी जो है कोई हमाकतों से पुर समझे। अच्छा, एक तो हम ड्रोन पे अनाउंसमेंट हो सकती है, इसके अलावा नहीं। अच्छा। मैं देखिए मुझे नहीं, मैं तो एक ड्रीम की बात कर रहा हूं। देखिए कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के लिए मामला उसमें होगा ना, ये तो नहीं हो सकता। इतने जो एहतमाम से बुलाया गया है, दावत दी गई है, इतने दिन वहां मुलाकातें हुई हैं, इसलिए तो नहीं हुई है ना कि जनाब आप इस ताल्लुकात को बिगाड़ दें। उस ताल्लुकात को संवारना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। और मुस्तकबिल में इनके नए नए जो जाविये हैं उनमें उनसे इस्तेफादा करना है। तो वो रिजम्पशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग इम्कान है, हो सकती है। देखिए होनी चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, ये कॉर्नर प्लॉट है इस खित्ते का। ठीक है। देखिए माल रोड है ना, उसकी एक दुकान की कीमत जो है वो उकाड़े के और साहिवाल के 10 मुरब्बों के बराबर है। ठीक। पाकिस्तान कॉर्नर प्लॉट है। ठीक है। और यानी उसका पछवाड़ा जो है वो अपनी जगह जितना बड़ा हो। ठीक। तो इसलिए पाकिस्तान को ऐसा नहीं है कि टर्खालोजी से काम नहीं होगा और ना ही धमकालोजी से होगा। ठीक है। और ना ये तो पाकिस्तान जो है उससे तो कुछ बात करनी पड़ेगी। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के हवाले से, जिसके नताइज कुछ घंटों बाद सामने आ जाएंगे। और हम शामी साहब चले अगली खबर की तरफ, वो है बल्दियाती इंतखाबात का केस जो अदालत में लगा और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बल्कि KPK की गवर्नमेंट के वकील को कहा कि आप हमें शर्मिंदा ना करें, अदालत को शर्मिंदा ना करें। चलिए इस पर भी बात करते हैं। देखिए मैं एक आपसे अर्ज करूँ जी, कुछ नताइज तो सामने आ चुके हैं वज़ीर आज़म के दौरे के। अच्छा। हाँ। और वो नतीजा ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है। कोई झटका देना नहीं चाहता, कोई तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए आप ये तवक्को रखें कि मामलात जो हैं ऐसे इक़दामात या ऐसे फैसले होंगे जिनसे ये इन ताल्लुकात में इस्तेहकाम आए। ठीक। अच्छा, अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट जो है, अब वो माशाल्लाह इस बात पर लगी हुई है कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं जी। और पंजाब और सिंध, इन दोनों पंजाब और बलूचिस्तान उन दोनों हुकूमतों ने कह दिया कि हम दिसंबर में 7 दिसंबर को इंतखाबात कराने के लिए तैयार। बिल्कुल। सिंध ने कहा कि हम तो जनाब 27 नवंबर को कराने को तैयार। लेकिन हमारी बेचारी जो KP की क्या है जी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है जी, जो बड़ी इनकलाबी हुकूमत है, वो अभी तक कानून नहीं मंजूर कर सकी। और वो कह रहे हैं कि हमारी असम्बली का इजलास जारी है और कानून पर गौर हो रहा है और ये पास हो जाएगा तो फिर हम तारीख दे सकेंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई आप हमें शर्मिंदा ना करें, और अगर अब ये बल्दियाती इलेक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं, और अगर ये हुक्म नहीं माना जाएगा तो फिर देखें इसका क्या नतीजा निकलेगा। बिल्कुल। अब बड़ी अजीब बात है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो सारा आंखों पर, मगर 5 साल गुजर गए गुज़श्ता हुकूमत के,
और बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है जिस लहजे में आज गुफ्तगू कर रही है, अगर आज से कुछ अर्सा पहले करती तो नतीजा बहुत मुख्तलिफ हो सकता था। अच्छा, बहरहाल चलिए, जब भी मूड आ गया ठीक है, अच्छी बात है। अब इलेक्शन कमीशन ने भी एक वकील कर लिए। बिल्कुल। और वकील भी जनाब हमारे शेख साहब अकरम शेख साहब, बल्कि आपके वकील को वकील नहीं, वो तो रूठे हुए हैं। अच्छा, आपके रूठे हुए वकील, रूठे हुए वकील जो थे जी, उनको मना लिया उन्होंने। ठीक है भाई, जाहिर है कि वो उसके और मसाइल हैं इलेक्शन कमीशन के, और हमारे और मसाइल हैं। तो बहरहाल उन्होंने जाके कहा, हुजूर ये जो सूबे हैं, ये जो हदबंदियां कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, ये सब पुरानी लिस्टों पर, फहरिस्तों पर ये काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो नई, अगर ऐसा हुआ तो 6 करोड़ पता नहीं कितने वोटर जो हैं वो हक से महरूम रह जाएंगे। ठीक। इसलिए नई फहरिस्तों पर होनी चाहिए सारी हदबंदियां और इलेक्शन, और हम जब ये सारे काम कर लेंगे उसके बाद हमें इंतजामात के लिए 3 महीने चाहिए होंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को। अच्छा, तो अब ये इलेक्शन कमीशन के वकील साहब जो हैं उनके आप दलाइल सुन लीजिए। हाँ, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी है समात की चंद रोज के बाद, बिल्कुल, और उससे तवक्को है उनकी, जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो लहजा है वो भी वही है। ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है। अच्छा शामी साहब, अब बाज लोग कह रहे हैं, अब ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इस कानूनी रास्ते को थोड़ा सा और तवील किया जाए और इसको दिसंबर भी निकाल लिया जाए, तो उसके बाद इलेक्शन पे शायद सुप्रीम कोर्ट का इसरार इतना ज्यादा ना हो। क्यों? उसके बाद क्या होगा? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो तो है, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है जी, वो एक अदारे के तौर पर काम नहीं कर रही? यानी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके बाद सुप्रीम कोर्ट को ताला लग जाएगा खुदा न खास्ता? नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं लगेगा। तो आप जो बात कर रहे हैं, तो इस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो सकता है आपको। मैं माफी और अगर मांगता मैं हूं, होता तो अगला चीफ जस्टिस, तो मैं नोटिस जारी मैं माफी मांगता हूं अदालत से। मैं तो सिर्फ देखिए, एक बात अदालत कोट एक कर रहा अदारा हूं है। जी। नए चीफ जस्टिस जो हैं, देखिए आप अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं एक्टिंग हुए इस वक्त, और उन्होंने जो इलेक्शन कराए हैं बाई इलेक्शंस, वो जनरल इलेक्शन से कहीं बेहतर है। ठीक है। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन है वो कितनी चौकसी के साथ मामलात को डील कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के तवक्को रखनी चाहिए। जी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो भी रवायात कायम की हैं उन पर बहस होगी, जब रुखसत होंगे तो आजादाना बहस होगी। ठीक है। लेकिन कई ऐसी रवायात भी कायम की हैं जो उन्हें शानदार कहा जाएगा, और मेरा ख्याल है कि आने वाली सुप्रीम कोर्ट उनकी हिफाजत करेगी। अच्छा, और आप इस तरह कोई आपके मन में लड्डू नहीं फूटने चाहिए। ठीक है शामी साहब, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है जी, तो तैयारी रखें। जी शामी साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुझे वो तो है डर लग गया अदालत से, अदालत वो पीसीबी के हवाले से। लेकिन उसके बारे में आपको पता है नजम सेठी साहब ने क्या कहा? आप फरमाएं, दिखाएं तो। मैं आपको सुनाता हूँ जी, जरा सुनाइए जी, नजम सेठी साहब क्या कहते हैं। आप ये नजम सेठी साहब के पीछे को पड़ गए भाई? ये वो पड़ गए किसी के पीछे, या अपने ही पीछे पड़ गए, पता नहीं। जी दिखाइएगा नजम सेठी साहब क्या कहते हैं पीसीबी के इलेक्शन के हवाले से। हमने ये चैलेंज किया हुआ है कोर्ट का पहला ऑर्डर भी, हमारा ये मौक़िफ़ है हुकूमत का भी और पीसीबी का भी, कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि 30% इलेक्ट्रल वोट्स जो हैं वो कास्ट ही नहीं हो सकते। अभी वहाँ स्टे ऑर्डर्स हुए हुए हैं, और हम अब ट्यूसडे के दिन डिवीज़न बेंच बैठेगा जिसके आगे हम ये सारी बात करेंगे। हमारा ये ख्याल है ऐसे नहीं हो सकता ये जो कोर्ट का। जी आपने देखा शामी साहब, उधर अकरम शेख साहब एक बात कर रहे हैं, यहाँ पे नजम सेठी साहब भी वही बात करें कि इलेक्शन नहीं हो सकता। देखिए, नजम सेठी साहब तो इस वक्त माशाल्लाह निगरान हुकूमत और मुस्तकिल हुकूमत एक हैं। तो उन्होंने कहा हुकूमत भी यही कह रही है। देखिए, ठीक बात ये, उन्होंने इंटर कोर्ट अपील की हुई है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने जो हुक्म जारी फरमाया उसमें उन्होंने कहा है कि 111 आदमी हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, ठीक है, जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके रीजन्स हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले क्लब हैं, उन सारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज कायम कर दिया उन्होंने। जबकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन वगैरह की चीज़ ही कोई नहीं। हाँ। उसमें तो एक ऐसी पेचीदा तरीके से क्रिकेट
बोर्ड का चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया है कि जिसको सदर मुमलकत यानी पैटर्न इन चीफ चाहे वो मुकर्रर हो जाए। और इन दिस केस वजीर आजम, अब वजीर आजम चाहे, अब पहले तो वजीर आजम तो जी उन्होंने अपनी वो पहन लिया कोट, बिल्कुल हमारे ममनून भाई का वो उतार के। तो अब बात यह है कि अब अदालत ने कहा कि नहीं, ये 111 आदमी है इनका। अब 111 आदमी जो है उनके कई 30% वो कहते हैं उन पे कोर्ट के स्टे चल रहे हैं, मुकदमेबाजी चल रही है, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। ये इलेक्टोरल कॉलेज अदालत ने बनाया है, ठीक, दस्तूर ने नहीं बनाया। अच्छा, दस्तूर में तो खला था। हाँ, अब अदालत कहती है कि नहीं, और फिर इलेक्शन कमीशन को कहा। अब इलेक्शन कमीशन को कहा 23 तारीख दी थी उन्होंने जी कि अब तक आप तैयारियों को बस करते। 111 आदमी, अदालत उस इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारा मैंडेट नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा ये इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन जो कराए थे आपने, उन्होंने कहा हमने तो नहीं कराया, हमने तो उसमें कुछ असिस्ट किया था बस। हाँ, तो अब सुना यह है कि इलेक्शन कमीशन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, वो मैंने कोशिश की थी कि जो इश्तियाक साहब हैं सेक्रेटरी, उनसे बात हो जाए। जी, तो जब वो हमारा प्रोग्राम के दौरान उनका टेलीफोन आया और बात उनसे नहीं हो सकती थी, ठीक है, तो अब गायबाना ही मामला होगा। ठीक, तो अब क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज उसके इस वक्त सरबरा है, हाँ, और हाई कोर्टों के रिटायर्ड जज उनके अरकान हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है। और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। आप इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से तजावुज न किया जाए। ठीक, तो अब शौकत अजीज सदीकी साहब के जो फैसले हैं वो इंटर कोर्ट अपील में भी जेर बहस आएंगे जी, और जनाब वहां सुप्रीम कोर्ट में भी जेर बहस आएंगे। चंद रोज में पता चल जाएगा। अगर कोई रिलीफ मिल गया नजम सेठी साहब को तो फिर इंशाल्लाह हमारा खाना तो पक्का है, बिल्कुल खाया करेंगे उनसे। ठीक है जब साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो कल फिर अपने नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।